सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र से, सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को वैन न्यूज के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश कर रहा हूं यहां से कुछ ज्ञान प्राप्त करने की, क्योंकि ज्ञान का भंडार बहुत है कुरुक्षेत्र के अंदर। धर्म नगरी है और धर्म नगरी में महानुभाव भी बहुत है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं तो अभी आज की जो स्थिति है, आप टीवी के माध्यम से देख रहे हो, समाचारों में भी देख रहे हो, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया पे भी लगातार एक चीज चल रही है। और चल क्या रही है कि अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ अग्निपथ चल रहा है लगातार। क्योंकि अग्निवीरों के लिए जो है एक भर्ती का जो आयोजन है वो बीजेपी सरकार द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया उन नवयुवकों से, जो आज आपने कल की तस्वीरें भी देखी होंगी, कई जगह आगजनी भी हुई है इसी मामले में, ट्रेनों को आग लगाई गई है और सरकारी संपत्ति को जो है वो नुकसान वो पहुंचाया गया है। लेकिन नुकसान पहुंचाने की बजाय यदि बात वो सरकार की सुनते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उनके लिए ही आने वाले समय में मुश्किल खड़ी होगी। क्योंकि बीजेपी द्वारा, बिल्कुल सरकार द्वारा, और जो रक्षा मंत्री हैं हमारे और उसके अलावा सेना के तीनों प्रमुखों द्वारा एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि जो बच्चे उस आगजनी में शामिल थे या उनका नाम आ रहा है तो वो बच्चों को जो है नौकरी नहीं मिलेगी अग्निवीर में। तो अभी मैं ब्रह्मसरोवर पे हूँ और यहाँ पे तमाम लोग घूम रहे हैं। पीछे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे भारत का झंडा जो है वो आपको चमक रहा होगा, हमारे हिंदुस्तान की शान है। और पीछे जो लोग हैं आवाजाही जो है वो कर रहे हैं लगातार, और हवा भी बहुत तेज चल रही है। मेरी आवाज आप तक पर्याप्त पहुंच रही होगी, मेरे को ये पूरा यकीन है। यदि मेरी आवाज आपको कहीं लग रहा है कि ब्रेक है तो कृपया करके कमेंट जरूर करें। और इधर की तस्वीरें मैं दिखाऊं तो आपको लक्ष्मीकांत शर्मा जी एडवोकेट है और कुरुक्षेत्र से बेबाक बातचीत के माहिर है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। लक्ष्मीकांत जी भी घूमते घूमते पहुंच गए। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। धन्यवाद भाई सुभाष जी, बहुत बहुत। जी बताइए जरा लक्ष्मीकांत जी, बात चल रही थी अग्निवीरों वाली और सरकार द्वारा जो है एक रखा गया है कि अग्निवीरों को जो है भर्ती किया जाए फौज में और 4 साल की नौकरी जो है उनको बताएगी। उसके अलावा सरकार ने यह भी क्लियर किया कि उनको 25% आरक्षित सीटें भी उनके लिए प्रत्येक सेना में है, तीनों सेना में। उसके अलावा बहुत सी और भी जो है बता रही है सरकार। आगजनी हुई है, कांग्रेस के जो लीडर हैं बड़े बड़े वो गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं लगातार। मोदी साहब को एक लीडर सुबोध कांत सहाय, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हिटलर बन रहे हैं मोदी जी और हिटलर जैसी मौत मरेंगे। क्या कहेंगे? देखिए सुभाष भाई, एक प्रश्न में कई प्रश्न जो आपने किए हैं। पहले बात तो मैं सबसे पहले वैन न्यूज़ के तमाम दर्शकों का, शहरवासियों का और जहाँ तक भी ये चैनल जाता है, मैं तमाम साथियों का स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि अग्निपथ आज का सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और उस मुद्दे पर मैं लाइव डिबेट में भी हिस्सा ले चुका हूँ। और आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता मेरे अकेले के साथ भिड़ चुके हैं इस मामले को लेकर के। 3 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, 2 प्रवक्ता थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा का प्रवक्ता था। तो मैं उनके साथ भी अकेला ही इस बात पर भिड़ चुका हूं और उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं आया था। आपने जहां तक बात की है सुबोध कांत सहाय के बयान की, क्योंकि वो थोड़ा सा किस्सा है, मैं उसको बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ना किसी उत्पात में शामिल है, ना कांग्रेस पार्टी किसी आगजनी में शामिल है। कांग्रेस पार्टी इस देश के नौजवान के साथ खड़ी है, इस देश के युवा के साथ खड़ी है, इस देश के हर उस नागरिक के साथ खड़ी है जिस पर सरकार की मार पड़ती हो। सुबोध कांत सहाय ने, मैंने बयान वैसे देखा नहीं अभी तक, लेकिन आपने कहा है कि उन्होंने हिटलर से तुलना की है, तो ये तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। क्योंकि आप पिछले 8 साल के अंदर, नहीं स्वाभाविक कैसे हो सकती है सर, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उनके पद की भी गरिमा है कोई। अरे साहब, पद की गरिमा कोई रखेगा तभी तो रहेगी ना। प्रधानमंत्री खुद को प्रधानमंत्री नहीं मानते तो मैं क्यों दो बाकी कांग्रेस के क्या लोग माने? जब प्रधानमंत्री साहब खुद प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं मानते तो आम आदमी क्या करेगा? प्रधानमंत्री का ये काम होता है क्या कि व्यक्तिगत टिप्पणियां करना किसी नेता के ऊपर? ये प्रधानमंत्री का काम होता है कोई? नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने कभी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कभी माना ही नहीं। वो पता नहीं किस सोच के तहत वो काम कर रहे हैं। खैर वो उनका कांग्रेस का इस मुद्दे पर क्या कहना, सीधी शॉर्ट में आइए। मैं कह रहा हूँ कि उनका व्यक्तिगत मामला है। 1 मिनट इसको उतार दूं भाई, ये घना तंग कर रहा है। कोई नहीं। तो इसको बाद में ले लेंगे। तो क्या है कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है प्रधानमंत्री महोदय का, मोदी साहब का। वो अपने आप को क्या समझते हैं वो समझें। जहां तक हिटलर शाही का मामला साहब आता है, हिटलर साहब क्या किया करते थे?
अपने फैसलों को जनता के ऊपर थोप दिया करते थे। लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। जो हिटलर के मन में आया डायरेक्ट ठांत ऐसे करके वो हथौड़ा मार देते थे। मोदी साहब क्या करते हैं? मोदी साहब भी तो वही कर रहे हैं ना। मैं सुबोधकांत साय के कोई सफाई देना नहीं चाहता, लेकिन मैं वो बताना चाहता हूं कि आप उसको किस संदर्भ में लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब पिछले 8 साल में आए हैं, 4 बिल जिनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ है, चाहे वो एनसीआर का था, चाहे वो किसान आंदोलन था, और चाहे ये आंदोलन है ये जो अग्निपथ का है। अग्निपथ वाकई में अग्नि का पथ बना दिया इन लोगों ने। तो ये क्या है? पहले प्रक्रिया क्या होती है? आप कोई भी बिल जो लेकर के आते हो वो बिल पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट में उस पर बहस होती है, वहां से वो पास होता है, तब वो कहीं लागू होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अकेला शख्स है साहब कि रात को खड़ा होकर बोल दिया 8 बजे टेलीविजन पर, आज रात 12 बजे से नोटबंदी लागू। क्या नोटबंदी का मुद्दा पार्लियामेंट में आया था बंद करने से पहले? ये नरेंद्र मोदी का अकेले का फैसला था। हिटलर से जहां तक तुलना करने की बात आई है, मैं नहीं कहता कोई हिटलर है क्या है, ये आप डिसाइड कर लेना। अब मैं आपके पाले में गेंद फेंक रहा हूँ। उसके बाद एनसीआर सीसीए जो आया, नागरिकता का मुद्दा, वो पार्लियामेंट में नहीं आया। मोदी साहब आए, हमने इनको लागू कर दिया, बस पार्लियामेंट की जरूरत नहीं समझी, वो आ गया। किसान के जो बिल आए, मोदी साहब ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और वो भी नाम मात्र की, और कहा साहब किसान के लिए 3 बिल ले आए, वो पार्लियामेंट में नहीं आए। अब ये अग्निपथ का मामला है, ये पार्लियामेंट में आया है क्या? आज तक पार्लियामेंट का तो कहीं मुंह नहीं देखा बेचारे ने। तो ये हिटलर का काम था। आपको लगता नहीं इससे फायदा होगा? सुन तो नहीं, फायदा होगा, लेकिन पहले एक बात का जवाब तो ले लो भाई। आपने हिटलर की बात करी, उसका जवाब तो लो। तो ये जो मुद्दे हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने, वो देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं अगर वो खुद को मानने तो, लेकिन वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते ना, वो तो अंबानी और अडानी का अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं। इसीलिए बिना पार्लियामेंट में डिस्कस किए, बिना पार्लियामेंट का मुंह देखे कोई भी मुद्दा वो लेकर के आते हैं, उस पर हंगामा होता है, देश में आंदोलन होते हैं और फिर वो वापस ले लिए जाते हैं। अब इसमें क्या गलत और क्या सही आप खुद निकालिए। दूसरी बात, आपने अग्निपथ की बात करी है। अग्निपथ है क्या? क्या अग्निपथ है? नाम भी यार ये अजीब अजीब से निकाल करके लेकर के आते हैं, अग्निपथ, अग्निवीर। यार अग्निपथ का क्या मतलब है? मतलब उनको आग के ऊपर चलाना है क्या? अग्निवीर, वो आग लेके चलेंगे क्या? मतलब क्या क्या नाम देते हो आप? वो सैनिक हैं, देश के सैनिक है, क्यों नहीं उनको सैनिक कहते? वो फोर्स के आदमी है, क्यों सैनिक नहीं है? हिंदुस्तान का सैनिक जांबाज सैनिक है। हिंदुस्तान का सैनिक इस देश के लिए हर लड़ाई लड़ता है, सरहद पर लड़ाई लड़ता है। अग्निपथ बनाने से या अग्निवीर कहने से कुछ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या साहब, ये जो अग्निपथ की स्कीम आई है बड़ी हास्यास्पद है। बिना पार्लियामेंट में डिस्कस किए, बिना अपोजिशन को विश्वास में लिए, और अपोजिशन छोड़िए साहब, भारतीय जनता पार्टी के 300 से ऊपर के सांसद हैं। कितने सांसदों को इसके बारे में पता है? मैं दावे के साथ कहता हूँ 300 सांसदों से ऊपर बीजेपी के हैं ना। तो भाई 275 ने अग्निपथ का मतलब एक नहीं बेरा, अग्निवीर का मतलब नहीं बेरा। उनको तो एक मेरा है कि मोदी साहब ने कहा है, बोला जय हो जय हो जय हो, ये उनका मामला बनता है। लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्य की बात इसको बोलता हूँ। बीजेपी का एक सांसद है, उसने भी अपनी प्रतिक्रिया अलग जताई है। उन्होंने भी क्लियर किया, मेरे को नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, वरुण गांधी शायद वही थे। जी, जिसका जमीर जिंदा है ना साहब, जिस व्यक्ति का जमीर जिंदा है वो अपनी बात रखेगा। वरुण गांधी का जमीर जिंदा है, उसने बड़ी अच्छी बात कही है और ठीक कहा है जो भी उन्होंने, वरुण गांधी ने कहा। लेकिन कितने लोगों का जमीर जिंदा है? बाकी तो मोदी जिंदाबाद ही है ना सारा। तो मैं उसको बता दूं, अग्निपथ क्या लेके के आए हैं। देखिए 17.5 साल की उम्र में भर्ती, 22-23 साल की उम्र में रिटायरमेंट, 4 साल का कार्यकाल। जो बच्चे का पढ़ने का टाइम होता है 23-24 साल की उम्र तक की बच्चा पढ़ाई करता है। उसके बाद पढ़ाई में इतना ज्यादा वो मन नहीं लगाता, क्योंकि ग्रेजुएशन जो होती है वो 21 साल तक की उम्र तक होती है। आपने बच्चे की ग्रेजुएशन का पीरियड तो खराब कर दिया, उसको ले गए आप। फिर देखिए पहले, अब कुछ लोग इस बात का मुद्दा भी उठा सकते हैं कि साहब कि पहले भी सेना में भर्ती होते रहे हैं लोग, बिल्कुल होते रहे हैं। लेकिन वो क्या था, वो 21 साल की उम्र में क्यों भर्ती होते रहे हैं? उनको पता था कि 20-20 साल की नौकरी उनकी कम से कम है, उन्हें 20 साल तक सेना में काम करना है, इसलिए वो भर्ती होते थे। तब वो पढ़ाई की जरूरत नहीं समझते थे। लेकिन 4 साल के पीरियड के लिए बच्चे को आप फौज में भर्ती करोगे, पढ़ने का टाइम उसका चला गया, वो एजुकेशन नहीं कर पाएगा पूरी, और 22 साल के बाद 23 साल के बाद रिटायर हो गया, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करेगा। गवर्नमेंट उसको पेंशन नहीं दे रही है, 18-20 लाख रुपए चिल्ला चिल्ला करके ऐसे बोले भीख दे रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता, लानत तो इन बेशर्मों पे ऐसी है कि भीख कैसे रहे कि 18 लाख दे देंगे, 20 लाख देंगे जब वो बच्चा जाएगा। अरे 18 लाख 20 लाख आपने दे दिए, कमा लिया, और उसमें वो 18-20 लाख एक मुश्त नहीं है साहब, वो 4 साल की तनख्वाह जोड़ करके बता रहे हैं 20 लाख रुपए जो हर महीने की तनख्वाह उसको मिलेगी। क्या वो बच्चा उस तनख्वाह को अपने डिपॉजिट में जमा करेगा? वो खर्चा नहीं करेगा। कितने बचेंगे? 10 लाख रुपए वो जब वो रिटायर होगा तब उसको मिल जाएंगे। 10 लाख रुपए में वो पान की दुकान करेगा, वो पकोड़े तलेगा, वो चाय की दुकान करेगा, क्या काम करेगा? क्योंकि और काम तो मोदी साहब ने छोड़ा ही नहीं कोई। नहीं, मोदी साहब ने इसमें यह भी कहा कि उनको लोन की व्यवस्था होगी उन बच्चों को, यदि कोई उन्होंने काम करना। उसके अलावा 25% जो है तीनों सेनाओं में उन बच्चों के, यानी कि 100% में से 25% सेना में अगले 15 साल या 10 साल जो है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा राज्य सरकार में, राज्य पुलिस यानी कि पुलिस में उनको नौकरी मिल सकती है उन बच्चों में से, बहुत से बच्चों को। स्कीमें बहुत है भाई मेरे, ये पैकेज है क्या? स्कीम में बहुत है। स्कीम में तो लॉटरी वाले भी बहुत चलाते हैं। ये लॉटरी की स्कीम चल रही है क्या? देखिए, सेना का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सेना में लोग तनख्वाह के लिए नहीं जाया करते थे। सेना में लोग देश को, राष्ट्र को आगे लेकर के चलते थे कि ये साहब देश की सेवा करनी है, सरहद पर कुर्बान होना है, देश के लिए कुर्बान होना है। 4 साल उनको एक सिक्योरिटी होती थी कि 20 साल तक वो देश की सेवा करेंगे, उनको तनख्वाह मिलेगी, 20 साल के बाद उनको पेंशन मिलेगी। वो कुर्बान होने में भी कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो पीछे परिवार का देखिए। आज अगर कोई आदमी सोचे भाई संत और बाबा कोई नहीं है, चाहे मैं हूं और चाहे आप और चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई संत नहीं है। हर आदमी काम के बदले अनाज तो चाहता है, खाना तो चाहता है। तो सेना में भी लोग जाते हैं, देशभक्ति की भावना से जाते हैं, लेकिन उनको पता भी होता है कि साथ में बाद में साहब उनकी सिक्योरिटी है, उनके परिवार की सिक्योरिटी बाद में है। अगर वो शहीद भी होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी है। और फिर उसके बाद जब वो शहीद होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के संसाधन भी मिलते हैं, पेट्रोल पंप भी पीछे मिलते रहे हैं, गैस एजेंसियां मिली हैं, और भी चीजें मिली हैं। इन जो 4 साल सैनिक हैं जबरन रिटायरमेंट के, इनको क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए साल में, 4 साल के बाद क्या क्या कर लेंगे? आपने कहा स्कीमें बहुत है, कि लॉटरी की स्कीम है क्या ये कि लॉटरी फाड़ो सब ये निकल गई, किसी की इतने निकल गए, कितने के निकल गए, कितने मंडल बेचे, कितनी बीड़ी रोजगार के तो अन्य साधन 4 साल बाद सरकार दे रही है। आपने कहा 25% सेना में ये रहेंगे, 75% कहाँ जाएंगे भाई? अब मैं देखिए, आप आज रिश्ते करना चाहते हैं, शादी करने के लिए रिश्ते के लिए बात आती है, पूछते हैं साहब लड़का क्या करता है? साहब मेरा लड़का कलरक लगा हुआ है, मेरा लड़का ये कर रहा है, मेरा लड़का वो कर रहा है। अब आपके पास कोई शादी के लिए रिश्ता आया कि साहब क्या कर रहा है? बोला मेरा लड़का सेना में है। बोला कौन से में है? 25% वाले में, 75% वाले में? पहला तो ये बताओ। बोला साहब नहीं, अभी तो बाद में पता लगेगा। बोला फिर रिश्ता भी बाद में तय कर लेंगे भाई, जिस दिन 25 और 75 का फैसला हो जाएगा। बोले क्या नॉनसेंस है। और दूसरी बात, जो लोग 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने के लिए जाएंगे, मैं फिर कहता हूँ, सेना का मुद्दा पैसे का नहीं है। सेना पैसे के लिए काम नहीं करती, सेना पैसे के लिए सरहद पर नहीं लड़ती। सेना का एक जज्बा होता है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है। उस जुनून के लिए सेना सरहद पर लड़ती है। आपने उसका जुनून ही खत्म कर दिया यार। वो 4 साल इसी टाइम पे निकालेगा कि यार 4 साल के बाद जब मैं घर आऊंगा मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? और इस 4 साल में देखिए साहब, 6 महीने तो साल तो ट्रेनिंग में निकल गया उसका। अरे 1 साल तो आप गांव में चले जाओ ना किसी में, ये आपने पता पड़ जाएगा। सवेरी जब गांव का बच्चा उठ करके पूरे वो फिरनी पे चक्कर लगाता है ना, रेस लगाता है, इतना पसीना तो उसका ही निकल रहे हैं। 1 साल तुम निकालोगे, वो ट्रेनिंग में गया, और उसके बाद 3 साल के बाद जब उसका जोश और जुनून जो होगा, वो सेना में काम करेगा, या 3 साल इस बात की चिंता करेगा कि यार 3 साल के बाद मैं जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, क्या बिजनेस करूंगा, किस चीज की रेडी लगाऊंगा, गन्ने का जूस बांटूंगा या मौसमी का जूस बांटूंगा। क्योंकि 10 लाख में क्या होगा, एक बताओ ना, 10 लाख में क्या होगा? बीड़ी की दुकान करूंगा, ये पकोड़े तलूंगा, चाय बनाऊंगा। वो 10 लाख को लेके 4 साल तक स्कीमें बनाता रहेगा। सेना में उसका मन क्या खाक लगेगा? अब जो लोग सेना में काम कर रहे हैं उनको इस बात की सुरक्षा है कि वो जब रिटायर होकर के जाएंगे, पेंशन उनके साथ है। वो बिल्कुल बेफिक्र मन से देश के लिए सेना की लड़ाई लड़ते हैं। तब ये काम खत्म हो जाएगा। अब होगा क्या साहब, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये होगा। ये तरीके की घटनाएं होगी। जो लोग सेना में काम करेंगे वो मन से काम नहीं कर पाएंगे, मन टिकेगा ही नहीं। क्योंकि मन तब टिकता है जब हमें पीछे परिवार की चिंता नहीं होती। दूसरा, 4 साल के बाद सब वो रिटायर हो गए, आपने तो 10 लाख रुपए देकर घर बेच दिए, पढ़ाई उनकी छूट गई। और इस चक्कर में क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन उनको नौकरी की दिक्कत भी रहती है।
मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं उनको बड़ी रकम उनके पास नहीं होती। जो गरीब का बच्चा है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है उसको 4 साल के लिए मिल गया, ठीक है। अमीर का बच्चा इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है, उन्हें तो एक ही काम करना कि पैसे बाप के हैं लेकर फरार होना, चाहे विजय माल्या का हो, चाहे नीरव मोदी का हो, और चाहे हम जितने शाहजी और बैठे हैं इनके बच्चे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार का जो बच्चा होता है, जो पढ़ना भी चाहता है, जो घर के लिए नौकरी भी करना चाहता है, आज वो कर सकता है। क्यों कर सकता है? उसके पास एक अवसर बचता है। वो बीए की पढ़ाई करता है, बीए की पढ़ाई कम से कम 21 साल में कंप्लीट होती है साहब, 23 साल में एमए की होती है। अब जो बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने के बाद नौकरी करना चाहता है, उसको आपने एक लालच दे दिया 20 लाख रुपए का। ये लालच है, जैसे वो कहना है कि हड्डी फेंक देते हैं कि चलो जी देखो उसको, तो वो सिस्टम आपने कर दिया। अब उस लालच में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई छोड़ करके सेना में जाना पसंद करेंगे। वो 4 साल सेना में लगाए, 10 लाख रुपए लेके घर आ गए, बाद में वो पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी रहे हो, सारी दुनिया रही है। कोई भी बच्चा है, बढ़िया से बढ़िया भी है ना बच्चा, काबिल से काबिल, 23-24 साल की उम्र तक ही पढ़ाई करता है। पढ़ाई तभी तक होती है, उसके बाद तो प्रैक्टिस होती है एक किस्म की। तो आपने उसको पढ़ाई से भी खो दिया। आपने 4 साल की नौकरी के बाद उसको धक्के देके घर से भी, वो सेना से भी निकाल दिया भी कुछ नहीं। अब शर्म की बात ये है साहब, आप सैनिकों को तो पेंशन भी नहीं देते, आप सैनिकों को तनख्वाह भी पूरी नहीं दे रहे, और बयान इनके अजीब अजीब से ऐसे हैं। अभी आज की मैं बता रहा हूँ कि एक इनके विजय वर्गीय जी महाराज हैं, पहले भी विवादित नेता वो रहे हैं मध्य प्रदेश में, कई बार तो मेरे ख्याल में वो, अब मैं कहना नहीं चाहता कैमरे के सामने, बहुत से रफड़े भी उनके रहे हैं, ठीक है। अब उनका एक बयान आया, जब आप जैसे पत्रकार साथी ने पूछ लिया, क्योंकि देखिए सारे पत्रकार बिके भी नहीं है, कुछ तो बिके बैठे हैं, लेकिन कुछ पत्रकारों का जमीर आज भी जिंदा है। जैसे एक सांसद का जमीर जिंदा है, तो एक जिस पत्रकार भाई का जमीर जिंदा था, उन्हें विजय वर्गीय से पूछ लिया, बोला साहब 4 साल बाद क्या बनाएगा इनका? तो विजय वर्गीय साहब कहते हैं, बोला मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर इन रिटायर सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दूंगा, ये सेना का सम्मान कर रहे हो, तुम राष्ट्रभक्त कहते हो अपने आप को, शर्म इन लोगों को आती नहीं है ही नहीं। खैर मतलब हमारी बेवकूफ़ी है जो हम इनसे शर्म की उम्मीद करते हैं, हम तो ये लगाते हैं कि हमारी गलती है कि इनसे कैसे शर्म की उम्मीद। तो ये सेना का मनोबल बढ़ाने वाला बयान है कि सेना, अरे सैनिक है वो, चाहे वो 4 साल, चलो आपने स्कीम बना दी, 4 साल के बाद ही घर पे हिल दिया उसको, तो आप उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दोगे? हकीकत क्या है साहब, अब वो लड़के या तो क्रिमिनल बनेंगे। ये जो लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी है ना, ये इन्हीं में से निकलती है। क्यों? उनको हथियारों की ट्रेनिंग मिल गई, उनको असला चलाना आ गया, भय उनका खुल गया। जब बॉर्डर पे जाके आदमी असला चला लेगा और एक बार बंदूक हाथ में आ गई ना साहब, जिसने एक बार गोली चला दी उसके बाद उसका डेट अपने आप खुल गया, उसको जरूरत नहीं फिर किसी बात की। तो वो अब उसको 10 लाख है, 10 लाख तो खा जाएंगे उसके बच्चे। एक बच्चे की एडमिशन फीस चले जाओ ना प्राइवेट स्कूल में, पता ही होगा, अभी पीछे रोला पड़ रहा था कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा, कितनी फीस है। 10 लाख तो एक बच्चे की जो है ना 1 साल में उड़ जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा? गैंगस्टर बनेगा भाई, यही काम करेगा। या फिर दूसरा एक काम होगा जो विजय वर्गीय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जिला स्तर पर खोले जा रहे हैं, इनके अंदर सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे। तो अडानी अंबानी के भी हैं। अब मैं वही बता रहा हूँ, आप जल्दी करके थोड़ा सा तावड़ापन रखो, तो नहीं वो मैं भी बता रहा था। हकीकत क्या है, ये गहरी साजिश है, ये रखेंगे नहीं, मैं कहता हूँ गहरी साजिश है इस देश को तबाह करने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने आपने सुबोधकांत सहाय के बयान को कोड किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी खुद को प्रधानमंत्री समझा ही नहीं। वो अंबानी अडानी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक चेहरा है मोदी साहब। प्रधानमंत्री तो वो बने बैठे हैं पर्दे के पीछे से, वो शाणे हैं ना, वो भी गुजराती भाई हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, सब इनके आसपास का जो मामला है। अब क्या बनता है साहब, वो मित्र हैं। अब जो हरियाणा का आदमी है, मान लिया मैं हरियाणा से आता हूँ, आप भी हरियाणा से आते हो, हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन दिल्ली में टकर गए तो हरियाणा वाले का हरियाणा वाले से प्रेम होना स्वाभाविक है। एक बार मैं पटना घूमने चला गया था, तो वहाँ पटना में मेरे को कुछ हरियाणा के लोग पानीपत के मिल गए। अब उनसे मैं कभी मेरी भेंट नहीं थी ना, लेकिन उनको देखा ये कुरुक्षेत्र का है, हम पानीपत के हैं, तो मतलब बहुत प्रेम सा हो गया। तो वो इनका प्रेम है। अब वो प्रेम में क्या साहब, ये अडवाणी और अंबानी और 2-4 इनके और एक वो बाबा साहब है, जिन्हें पूरे देश को तो नंगड़ बना दिया, योग पे लगा दिया, और आप सारे प्रोडक्ट का ठेकेदार बन गया। इतना तो हिंदुस्तान में दूध नहीं होता जितना बाबा जी घी बेचने लग रहा। देखिए मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है, इतना हिंदुस्तान में दूध नहीं है जितना कल्ला बाबा घी बेच रहा है। अरे घी कौन से दूध का बना रहा है, खसम नहीं तो बता दे तू। लेकिन क्या है,
इस देश में एक फसल पैदा की गई है पिछले 8 साल के अंदर। कुछ लोग ऐसे तैयार किए गए जो दिमाग से पैदल हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल एकदम से खाली हैं, उनका दिमाग नहीं है, उनको सिर्फ एक ही काम पर लगा दिया गया कि मोदी 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 और मोदी। उनको मोदी के अलावा दूसरी स्पेलिंग नहीं पता दोस्तों को। सोशल मीडिया पे पीछे से एक वीडियो वायरल हुई, वो कह रहा जितने तेल का रेट चाहे 1000 रुपये लीटर हो जो, और वो खुद साइकिल पे चल रहा था। नहीं, वो बाइक पे था, उसकी बाइक रोक की थी पत्रकार ने। वो पत्रकार की बात का जवाब दे रहा था। निगदू कदम हमारे हरियाणा का था, वो ये कह रहा था भाई वो इतना भगत हो गया। वो तो कह रहा था कबाड़ चुगने वाले भी मोटरसाइकिल लेस का भी हम तो चाहे 1000 रुपये का तेल हो जाए लीटर तब भी डलवा लेंगे। कितनी बढ़िया बात और कितनी सुंदर बात आपने कही है। 4 भाई और सुन रहे हैं आपकी बात को कि कबाड़ उठाने वाला भी मोटरसाइकिल पे घूम रहा है। ये किसकी बदौलत है? ये 2014 से पहले कांग्रेस की बदौलत है कि कबाड़ उठाने वाला भी मोटरसाइकिल पे चलता है। और ये धनी लोगों की सरकार है जो मोटरसाइकिल वाला ने बोला पैदल चला कर राजी है, साइकिल पे लेकर के आने वाली। मैंने कहा था ना पीछे कि वो दुग्गल साहब है, मैडम सांसद है सिरसा से, हरियाणा चाहिए, वो कह रही थी जी कि सबको गैस के चूल्हे छोड़ करके गाँव में जाकर गोबर से रोटी पकानी चाहिए। तो अब ये सोच इन लोगों की है। कल को मोदी जी भी यही बात कहने वाले कि भाइयों बहनों मोटरसाइकिल छोड़ो, कार छोड़ो और साइकिल पे आ जाओ, स्वास्थ्य भी बनेगा, पैसे दवाई के बचेंगे और आप जो है स्वस्थ भी रहोगे। खैर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा फिर वहां से दूर चला जाता है। मोदी साहब का नाम एक आरोप कांग्रेस के ऊपर नहीं कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगातार लग रहा है। पिछले 2 दिन से मैं भी समाचारों में देख रहा हूँ, टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि कांग्रेस जो भड़का रही है बच्चों को जानबूझ कर। अग्निकांड हुआ उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर के अंदर तो गिरफ्तार भी हुए हैं। समाजवादी पार्टी का एक और एक NSUI कोई छात्रों की संगठन है, उसका भी एक व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हुआ है। कांग्रेस समर्थित बताया जाता है NSUI। मान लिया आपकी बात। एक बात का जवाब दोगे? 89 VP सिंह प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी समर्थन दे रहे हैं VP सिंह को। आरक्षण का झगड़ा चल पड़ता है, बसें फूकी जाती हैं, देश की प्रॉपर्टी फूकी जाती है, रेलवे स्टेशन फूके जाते हैं। उसमें किसका हाथ था? उसमें भाजपा का हाथ था। अगर ये काम है तो देखिए ये बिल्कुल निराधार आरोप है। और मैं इससे पहले अगली बात कहूँ, आपने याद दिलवा दिया, मैं इस देश के नौजवान से, और मैंने आज एक प्रेस रिलीज भी दी है, मैंने अखबारों में भी एक बयान दिया है और मैंने सोशल मीडिया पर भी एक बयान दिया है। और उसके लिए मैंने तमाम नौजवान साथियों से अपील की है, जितने भी देश का युवा है उससे अपील की है कि किसान आंदोलन से एक सबक सीखिए कि सरकार को बिना आगजनी के, बिना लड़ाई के और बिना झगड़े के भी झुकाया जा सकता है। मैं तमाम नौजवान साथियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आगजनी की घटनाएं ना करें, सरकारी संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं, किसी भी प्रकार का गलत काम ना करें जिससे जिंदगी के अंदर दिक्कत हो। क्योंकि ये तो जो है ना, सरकार नासूर बन चुकी है, इस देश के ऊपर कैंसर के रूप में आ चुकी है। लेकिन दुख उस बात का भी है क्योंकि 60 से ऊपर जो बच्चे हैं उन्होंने आत्महत्याएं की है अभी 2 दिन के अंदर अंदर। मैं कह तो रहा हूं साहब, ये सरकारी आत्महत्या की सरकार है। और क्या करवा रही है? किसान आंदोलन में 750 किसानों की बलि ली गई। मैं शहादत तो एक अलग शब्द होता है, 750 किसानों की बलि नरेंद्र मोदी सरकार ने ली। किस लिए? सिर्फ नरेंद्र मोदी ने अपनी जिद पुकानी थी, ठीक है। उससे पहले कारगिल के अंदर देखिए, कारगिल का जिक्र आता है तो सेना को लेकर के हमारा सीना चौड़ा होता है कि सेना ने पाकिस्तान के दांत इकट्ठे किए। लेकिन एक सवाल नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी से आज मैं पूछना चाहता हूं, और मैं अक्सर पूछता हूं ये सवाल, कि हमारे ही घर में चोर घुस गए, हमारे ही घर पे हमला हो गया, हमारे ही घर पे किसी ने अटैक कर दिया, डकैती पड़ गई, और हमने 4 भाइयों ने इकट्ठे होकर के उन डकैतों को अपने घर से निकाल दिया, चोरों को अपने घर से निकाल दिया और सीना ठोक के कह रहे कि हमने विजय प्राप्त कर ली। यार वो घुसे कैसे? जब वो हमारे घर में घुस रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? जब वो कारगिल के अंदर पाकिस्तान के सैनिक घुस रहे थे, आतंकवादी घुस रहे थे, तब अटल बिहारी जी क्या कर रहे थे? तब तो लाहौर में बस यात्रा लेके जा रहे थे। तो ये इनका काम है। उन सैनिकों की बलि ली गई। मैं बिल्कुल कहता हूं सैनिकों ने शहादत दी थी। देश का सैनिक, मैं उसको सलूट करता हूं, क्योंकि इससे पहले कि मेरे बयान को गलत रूप से पेश किया जाए, मैं इस देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सैनिक को सलाम करता हूं। क्योंकि सैनिक जब घर से जाता है ना, तब उसके घर का माहौल देखने वाला होता है। उसने शहादत दी, सैनिक ने शहादत दी, लेकिन सरकार ने जबरन ली ना साहब। वो किसान 750 जो शहीद हुए,
वो क्यों होते? अगर नरेंद्र मोदी ये काम जो आज 1 साल के बाद किया, 1 साल पहले कर देते। लेकिन उन किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की आंख में एक आंसू नहीं आता। आंसू आता है किस लिए? गुलाम नबी आजाद के लिए आंसू आता है। क्यों? ले मेरा यार जा रहा है। अरे यार तेरा कहीं और थोड़ी जा रहा है यार, पार्लियामेंट से तो जा रहा है वो, और फिर आ जाएगा वो, और वो आ भी गए। तो इस तरीके से अब ये जो अग्निपथ का मामला आया साहब, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक बयान तो दे ले। किसी भाजपा नेता का कोई बयान आता, मैंने कहा ना कि विजय वर्गीय का एक बयान आया कि हम इनको भाजपा के कार्यालयों पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। दूसरी बात क्या आती है साहब कि जनरल साहब हैं वीके सिंह। देखिए दुख तब आता है यार जिस आदमी के ऊपर गुजरी है। देखिए मैं राजनीतिक आदमी हूँ, नरेंद्र मोदी साहब राजनीतिक आदमी हैं, विजय वर्गीय राजनीतिक आदमी हैं। उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि सेना में क्या होता है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन जनरल वीके सिंह जो खुद सैनिक रहा है, सेना में जनरल के पद पर रहा है, क्या उसे एक सैनिक का दर्द नहीं पता? क्या उसे नहीं पता कि सैनिक को किस किस चीज से गुजरना पड़ता है? जब ऐसा व्यक्ति आकर के 4 साल की स्कीम को बताता है कि ये युवाओं के लिए फायदे के लिए है, तो जनरल वीके सिंह से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माननीय जनरल साहब, जब आप सेना में जनरल थे, उस वक्त जब आपकी रिटायरमेंट के केवल 6 महीने बचे थे, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा किया अपने ही जन्मदिन को लेकर के, अपने ही जन्मदिन को लेकर के। साहब मैं 6 महीने बाद पैदा हुआ था, यह कहना कि मेरा जो जन्म है वो 6 महीने बाद का है, पहले का नहीं है। अरे यार गलती से लिखा गया, स्कूल में लिखा गया, रिकॉर्ड में आ गया, 6 महीने पहले रिटायर हो जाए तो कौन सा आफत आ जाएगी? अपने तो 6 महीने बर्दाश्त नहीं करे कि 6 महीने पहले रिटायर क्यों हूं। और इन बच्चों के लिए शर्म की बात है, वीके सिंह के लिए बड़ी लानत की बात है। कहता है कि 4 साल की योजना बड़ी फायदेमंद है, इनको पैसे मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, इतने तनख्वाह के रूप में मिलेंगे, और इतने पैसे इनको बाद में रिटायरमेंट के एक मुश्त मिलेंगे। वो साहब कहते हैं जो 6 महीने की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वो इसका फायदा बताते हैं। एक और बयान आया राज्यवर्धन राठौड़ का, जो खुद सेना से हैं, सेना में रहे हैं, आज मंत्री हैं सरकार में, सेना की पेंशन भी आ रही है और सरकार की पेंशन भी आ रही है। अरे खुद तो मजे में करो, 2-2 पेंशन ले गए, 2-2 खुद के लिए 2-2 पेंशन, और इन बच्चों के लिए जो 21 साल 22 साल 23 साल का बच्चा, उनके लिए क्या पेंशन नहीं, उसमें पेंशन नहीं कोई। मैं वही कह रहा हूं, उसमें कोई पेंशन नहीं और तनख्वाह भी कितनी है। दूसरी बात, अब ये क्या कर रहे हैं, मैं अभी कह रहा हूं कि परसों शाम को मैं 1 घंटे की लाइव डिबेट पे था एक चैनल पर, भाजपा के 2 प्रवक्ता थे, दोनों प्रवक्ताओं की राय अलग अलग साहब, एक कुछ बोलता दूसरा कुछ बोल रहा है, इनको सिखा के नहीं भेजा जाता। और दूसरी बात ये है, अभी एक भाजपा नेता का बयान आया है कि अभी तो इसका वो कहते हैं परफॉर्मा भी सामने नहीं आया, बोला इन्होंने हंगामा मचा दिया। अरे जिस चीज का परफॉर्मा नहीं सामने आया, आप उसको उसके ऊपर जो काम कर रहे हो, आप क्यों उसको कह रहे हो कि बेनिफिट में लॉस में? पहले उसका परफॉर्मा तैयार कीजिए, आप लेकर के आइए, पार्लियामेंट में रखिए। लोगों के बीच में जा रहे हो तुम, पार्लियामेंट में रखो ना। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, आज ही की ताजा खबर है, दर्शक भी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, कि योगी सरकार ने अपने मंत्रियों की, अपने एमएलए की, सबकी ड्यूटी लगा दी है कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालयों में लोगों को, बच्चों को बुलाएं और उनको पूरी स्कीम जो है वो बताई जाए कि सरकार ने 4 साल बाद इन बच्चों का क्या बनेगा। 25% आरक्षण मिलेगा, राज्य सरकार में पुलिस की नौकरी मिल सकती है, तीनों सेनाओं में नौकरी मिलेगी, तमाम चीजों के लिए मतलब आज जो है योगी सरकार ने आदेश दे दिया। आदेश दे दिया, आदेश तो नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख का भी दिया था, आगे के आई चवन्नी 15-15 लाख के आदेश दिए थे ना। आदेश तो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरी साल में देने का भी दिया था, आगे के आदेश तो नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन का भी दिया था। नौकरी का तो दे रहे हैं ना, तो ना 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 8 साल में कितनी बन गई? तो अब आ जाएगी 4 साल की नौकरी, ये बहुत हो जाएगी। अरे शहर तो जा यार, तावड़ी ना करे ना मेरे भाई, थोड़ा रैम पे चल। मोदी साहब के कारनामे तो सुनना, अब तुम्हें आधे तो मैंने बुलवा देगा यार इस बात ने कर करके। अब ये बताना 2-2 करोड़ नौकरी का दिया, आगे लाग गए सारे सीट नौकरी। उसके बाद क्या किया था, एक धनखड़ साहब है इनके, आजकल स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और मुझे रैली का जगह याद नहीं है, कि नरेंद्र मोदी आएंगे और पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। कर दी के किसान की आमदनी दुगनी तो देखो, स्वामीनाथन रिपोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में भी नहीं लागू हुई। अरे सरकार,
अब भैया सरकार कांग्रेस, अब सरकार कांग्रेस की नहीं है, अब बीजेपी के, जब कांग्रेस की थी तब कर उड़ाए। तो कांग्रेस की अगर लागू कर देती हो तो कांग्रेस ने भी नहीं सुन तो ले भैया, मोदी की पैरवी कम कर ले यार। बात मोदी की पैरवी नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस का भी बता रहा हूं। ना कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने लागू की होती क्या पता हमारी सरकार ही न जाती। हो सकता हम उसी का दंड भुगत रहे हो। हाँ वही है, वही है। ठीक है ना, तो ये भी उसी का दंड भुगतेंगे क्या? जी, आप ऑन कैमरा बोल रहे, सारी बात कैमरा बोल रहा हूँ बिल्कुल, मैं खुले मंच में बोलता हूँ, यहाँ की बात नहीं है। मैं तो टीवी में बैठ कर यही बोलता हूँ। राजकुमार सैनी इनका भाजपा का सांसद तो उसके सामने बोलती थी, उसने कहा था कि हमने बोला कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, हम भी करेंगे। मैं कहा फिर कांग्रेस से तो ले लिया जितने चने चापने, चाप की कांग्रेस तो तुम भी नहीं वो चापोगे के? और खाना हो तो कांग्रेस के नाम पे क्यों खाओ रहे? अपना जिगरा रखो ना कि हम भी खाएंगे। अब स्वामीनाथन की बात आती है, साहब होगी लागू? नहीं हुई। आपने, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, आपने कहा था कि इनको योगी ने कहा कि ये हो जाएगा। किस बात का भरोसा करोगे? 1 रैंक 1 पेंशन मोदी ने कहा था ना, रेवाड़ी के अंदर कहा था, मिलिट्री वालों ने फंक्शन किया था, कार्यक्रम किया था, बोला 1 रैंक 1 पेंशन। क्या बना भाई? 1 रैंक 1 पेंशन का तो बेरा नहीं, लेकिन 4-4 साल में रिटायरमेंट का इंतजाम जरूर कर दिया। किस बात का भरोसा करोगे? इन्होंने तो ये भी कहा था कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। कुलदीप सेंगर कौन था? इन्हीं का MLA था। रेप करता है लड़की का, पूरे परिवार को मरवा देता है, कर दिया अपराध का खात्मा। अरे ये सब कहने की बातें हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो आपने भी कही कि 25% तो आप कर दोगे, 75 का फ्यूचर क्या होगा? उसके से कुछ राज्य सरकार पुलिस में आइए ना साहब, ये राज्य सरकार की तो बात कर रहा हूँ मैं आपकी, कि 10% उत्तराखंड ने कर दिया। 10% क्यों? 100 क्यों नहीं? जिस आदमी को आप 4 साल के बाद घर भेज रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है साहब, इन लोगों का काम घर भेजने का है, बिजनेस लोगों के बंद करवा दिए। अब एक डिबेट में था, मैं बता रहा, एक वो भाजपा के प्रवक्ता साहब हैं, वो मेरे को क्या बैठे ये बात कि साहब वो जाकर के काम कर सकते हैं, मगर जिन्होंने पहला काम कर रखे हैं उनके बड़े धंधे चल रहे हैं। जिन लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, आज चले जाओ, किसी भी दुकानदार को सांस नहीं है, बेचारा भूखा मरता बैठा दुकान में मजबूरी में। आड़ती की दुकानें बंद करवा दी, डांड मंडी, पुंडरी मंडी, पाई मंडी, आड़ती की दुकानें बंद कर दी। अरे तुम लोगों के रोजगार बंद कर रहे हो, कसम, तुम रोजगार दोगे किसको? और 10 लाख में क्या कर लेगा? रोजगार तब करेगा ना जब कुछ चलेगा। रोजगार तो किसके चलने हैं? अंबानी के चलने, अडानी के चलने, नीरव मोदी के चलने, विजय माल्या के चलने, और उसके बाद जो बाबा बना रखा खसम एक पूरे हिंदुस्तान का रामदेव, इसके चलने हैं, या मोदी एंड कंपनी अमित शाह का लड़का है उसके बिजनेस चलने हैं। इनके बिजनेस कहाँ चलेंगे? बिजनेस की बात आप तब करो जब पूरे देश में खुशहाली हो। आज छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, हर आदमी तो यार सड़क के ऊपर है, हर आदमी सड़क के ऊपर है। जब उसको उसका काम चलेगा, उसको कुछ खाने को मिलेगा, वो सड़क पे क्यों आएगा साहब? किसको रोजगार दोगे आप? हकीकत यही है, मैं जो आपको पहले कहना चाह रहा था। अंत में मैं ज्यादा इस पर ना कहता हुआ कि ज्यादा लंबा ना करें, मैं इस देश की जनता को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, और आपके लिए भी है। ये कुछ नहीं है सिवाय इस देश को गुलाम करने के लिए एक गहरी साजिश है। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, व्यापार करने लगी थी। धीरे धीरे जब उसको लगा कि हमने इस देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, तो उसी इंडिया कंपनी ने शासन व्यवस्था संभालनी थी। और ये आप भी जानते हो, पैसे से ही शासन चलता है, आज भी पैसे से चल रहा है। ठीक बिल्कुल वही इतिहास दोहराया जाने की तैयारी है, याद रखना आप मेरी बात, वही इतिहास दोहराने की तैयारी है। पहले गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज हैं। अंबानी और अडानी, ये रामदेव जैसा बाबा जिसके पल्ले खाक नहीं थी, आज वो बड़े बड़े जहाजों में चलता है, बड़े बड़े टापू खरीदता है। किसके पैसे से? बाबे ने टापू की लोड है के? बाबे ना हवाई जहाज की लोड है के? बाबे ना पैसे की लोड है के? यहाँ पड़े बाबे ब्रह्मस्वरूप एक राउंड लगा लो, ये है बाबे। तो इनको खाना चाहिए 2 टाइम का, धर्मशालाओं में मिलता है, लोग दे जाते हैं। तो रामदेव को क्या जरूरत पड़ी थी भाई? लेकिन हवस जो है ना, हवस पैसे की हो, किसी चीज की हो, वो इंसान को तबाह करती है, और साथ में सोसाइटी को खत्म कर देती है, समाज को खत्म कर देती है। अंबानी और अडानी के सहित जितने ये मोदी एंड कंपनी के यार दोस्त हैं, इनमें पैसे की हवस इतनी आ चुकी है, इतनी आ चुकी है कि अब किसी को कुछ नहीं मानते। ये इस देश की जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं, जैसे अंग्रेज समझते थे। एक फिल्म मैंने देखी थी, उसका जिक्र करना चाहूंगा, और फिल्म का नाम है अशांति। अमरीश पुरी और मिठुन चक्रवर्ती 3-4 लोग थे,
छोटे छोटे तब देखी थी, मतलब नहीं पता था, अब समझ में आया। एक कितना जितना बड़ा चबूतरा है ना, एक बार इसमें वो कैमरा नहीं है हमारा, नहीं तो दिखाते इसको, इतना बड़ा चबूतरा होता है, मरीज पुलिस में खड़ा होता है, और उस गांव की जो जनता होती है ना, सारी भूखमरी होती है साहब, वो उनको खेतों में काम करवाता है और ऊपर से कुछ सिक्के डाल देता है नीचे, वो जनता सिक्के इकट्ठे करती है। ये अंबानी अडानी ये करना चाहते हैं कि सारे देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके नरेंद्र मोदी के माध्यम से कब्जा पूरा करेंगे। कंपनियां इनकी होंगी, गोदाम इनके बन चुके हैं, रिलायंस के गोदाम बन चुके हैं, अडानी के बन चुके हैं, सब ये सब अपना सिस्टम फिट कर चुके हैं। अब इनके गोदामों के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मजदूर चाहिए, चौकीदार चाहिए, वो कहाँ से आएंगे भाई? जो जिम्मेदार है ना, छोटा जिम्मेदार, उसकी खेत जमीन को ये हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम के लिए बच गई, लेकिन मैं किसान के लिए भी कहना चाहता हूं, आप इस बात को मत समझो कि जमीन बच गई, क्योंकि जमीन फिर किसी ना किसी माध्यम से कब्जा करने की तैयारी है। जिस तरीके से इस बार किया गया कि मंडियों को ताले लगवा दिए गए, वो इसीलिए है। तो उनके लिए क्या करेगा, किसान को मजदूर बनाने की तैयारी है। और ये जो 4-4 साल की जो नौकरी दी जा रही है ना, ये उन नौजवानों के लिए नहीं है, ये अंबानी और अडानी के गोदामों के लिए, रामदेव के गोदामों के लिए, कि चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड तैयार किए जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए और बाद में वो इनके यहाँ नौकरी करें। और भूखा मरता जो सैनिक है, कोई भी है, रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए हर आदमी हर कुर्बानी देने को तैयार है। तो इस देश की सेना का, न केवल सेना का, बल्कि देश की सरहदों का भी अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं दावे के साथ एक बात कहता हूँ, 3-4 बार ये लोगों ने बात कही है, हंगामा हुआ। एक बात मैं भी कहता हूँ, बोला जब अंत आता है ना किसी का, तो बड़ा कसूता आता है, भागने के लिए जगह नहीं मिलती। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये समय आ गया ना, जब ये, क्योंकि हाय जब पड़ती है ना, हाय और दुआ, दो चीजें होती हैं, एक होती है हाय और एक होती है दुआ। दुआ जब दिल से निकलती है तो आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है, हाय जब दिल से निकलती है तो ऊपर का आदमी जमीन में धंस जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, संदेश भी है बीजेपी के लिए, या तो सुधर जाओ दोस्तों, वरना तुम्हारा अंत बड़ा नजदीक है और इस देश में जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। क्योंकि जब गरीब जनता खाने के लाले पड़ेंगे और टूट पड़ेंगे, तब हालात क्या होंगे ये परमात्मा जानता है। बहुत तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी। सीधी बातचीत रही और बेबाक जवाब जो है लक्ष्मीकांत जी ने दिया। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहें सुभाष सैनी के साथ।